दुनिया रोज़ बदलती है, मेरा देश रोज़ संवरता है, इसीलिए बनेगा तो बढ़ेगा भारत में। हम आज उनकी कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं जो आसमान में खूब चमक रहे हैं। वो गुनाह नहीं है, वो भी कामयाबी है, और इसलिए बाकी सत्रों में हम आपको ऐसे मेहमानों से मिलवा रहे हैं। लेकिन ये वो भारत है जो आप जनगण मन के भाग्य विधाता के समय सुनते और महसूस करते हैं। ये वो भारत है जो 1.5 बिलियन की आबादी में अपनी उंगली पर इंक लगाए नजर आता है। पर यह भारत सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश के मुकद्दर को बुलंद कर रहे हैं। इनकी कहानी सुनते हैं। मनोज जी, सिमडेगा आज आकांक्षी जिला है। मुझे पता चला वहाँ बड़ा कमाल का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बन गया है, पर बनने की कहानी इतनी आसान नहीं होती। ये हॉकी का कायाकल्प और ये स्टेडियम बना कैसे, बताइए सर। जी, निश्चित रूप से पहले वहाँ एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम नहीं हुआ था। 2010 में जब सिमडेगा की टीम पहली बार नेहरू हॉकी खेलने के लिए महिला हॉकी टीम आई हुई थी दिल्ली में, और वह सिमडेगा जिला की पहली महिला हॉकी टीम थी जो नेहरू हॉकी के फाइनल तक पहुंची। लेकिन फाइनल मैच में वो हरियाणा के शाहबाद की टीम से पराजित होकर वो लौट गई सिमडेगा। जब टीम लौटी, हम लोग ढोल नगाड़े के साथ टीम की स्वागत कर रहे थे, तो सभी बच्चों में खुशी तो नहीं, खुश तो अंदर से दिखते थे लेकिन काफ़ी रो रहे थे। जब हमने उनको पूछा कि आप पहली बार सिमडेगा की टीम नेहरू हॉकी गई और उसके बावजूद आपने फाइनल तक खेला, उप विजेता बना, तो आप रो क्यों रही हैं? तो टीम की कैप्टन अरुणा रंजीता थी। उन्होंने कहा कि सर, यदि हमारे भी जिला में एस्ट्रोटर्फ होता तो हम निश्चित रूप से एस्ट्रोटर्फ में अभ्यास किए रहते तो हरियाणा की टीम को पराजित करते, आज हम विजेता रहते। उस दिन ने हम लोगों ने ठान लिया कि अब हमारा एक ही मुहिम होगा कि सिमडेगा जिला में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हो। हम लोगों ने जो भी छोटा मैच हो, बड़ा मैच हो, कोई उपलब्धि हो, तो उसमें मीडिया के माध्यम से, सोशल वर्कों के माध्यम से सभी एस्ट्रोटर्फ की मांग की, और 2013 में एस्ट्रोटर्फ की स्वीकृति मिली जिला में। 2015 में पूरा हुआ, और उसी वर्ष 2 महीना हमने एस्ट्रोटर्फ में प्रशिक्षण दिया खिलाड़ियों को हम लोगों ने। और सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम में सिमडेगा से 15 खिलाड़ी चुनी गई और झारखंड टीम फाइनल खेली। ये बताइए, ये करंगागुंडी में जो स्कूल है उसका ये नियम बड़ा कमाल का है कि बस्ता भूल जाओ लेकिन हॉकी स्टिक नहीं भूलनी। कौन सी क्लास में हॉकी दे दी जाती है इन बच्चियों को? निश्चित रूप से सिमडेगा जिला से 40 किलोमीटर दूर एक करंगागुड़ी गांव है, जहां नियम बना हुआ है कि आप स्कूल आओ तो बिना हॉकी स्टिक के नहीं आ सकते हो। तो उसमें नीचे क्लास से, पहला क्लास से ही हॉकी स्टिक बच्चों को मस्ट है लाने के लिए। और उसका यह परिणाम है कि आज झारखंड की कई बेटियां इंडिया टीम में खेल रही है। अभी सीनियर इंडिया टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ी हैं, जिनमें करंगागुड़ी से 2 खिलाड़ी हैं। संजना, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आप गाना गाने के लिए तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। नहीं, आज आपको गाना नहीं गाना है, आज आपको बताना है कि आप हॉकी में कौन सी पोजीशन पे खेलती हैं, आपके स्कूल की टीम कैसा कर रही है। संजना करंगागुंडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की कैप्टन हैं, सेंटर फॉरवर्ड में खेलती हैं। पहले तो ये बताओ, ये जो चक दे इंडिया में हम लोगों को दिखाया गया है वैसा ही होता है या कुछ उससे अलग होता है? यस सर। आपने फिल्म देखी है बच्चे? यस सर। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा हमको देख के, और हमको लगा कि हम भी एक दिन इन लोग के जैसे नेशनल खेलेंगे, फिर एक दिन हम भी ओलंपिक खेलेंगे, इन लोग के जैसे आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे जैसे लगा। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी हम लोग के लिए काम करने गई है, बॉम्बे में रहती है, और उसको महीना में 10,000 पैसा मिलता है। वो घर पोछा करती है। और पापा किसान हैं, वो भी हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग को अच्छा से खिलाने चाहते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? डे बोर्डिंग सेंटर में रहते हो हॉकी के? यस सर, मैं डे बोर्डिंग सेंटर में रहती हूँ। कितने बजे उठ जाना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। सुबह से बताओ, क्या संजना का दिन कैसे शुरू होता है? कितनी दौड़ लगानी पड़ती है, कितना पसीना? ये सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोग को। हम लोग जब खेल रहे थे, मैं 2017 से खेलती हूँ, तब से मेरा बचपने से मेरा है कि हम नेशनल खेलेंगे, फिर देश का नाम रोशन करेंगे। कितने बजे उठ जाती हो संजना प्रैक्टिस करने के लिए? सुबह कितनी दौड़ लगानी पड़ती है? जी 5 या 10। 10 किलोमीटर? जी नहीं, राउंड। अच्छा, 10 राउंड। यस सर। हाँ,
कभी ऐसा हुआ है कि हॉकी लेके जा रही हो, गांव में कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसको भी जरा ऐसे ड्रैग फ्लिक कर दिया उसकी पीठ वीठ पे? नो सर। कभी किसी की पीठ पे हॉकी नहीं पड़ी है? जी नहीं। सही सही बताओ, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। घबराते हैं सब लोग तुमसे कि ये हॉकी वाली लड़की है, एक हॉकी धर देगी रख के? नो सर। तुमसे डरते नहीं है लोग? यस सर। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं हमको। डरते हैं, किस बात से Yes, sir. डरते हैं? जी हम आदमी लोग को देखते हैं किधर उन लोग को देंगे जैसे लगता है, फिर हम उन लोग को अगर गुस्सा लगता है तो मार देते हैं हम पैर में। देवियों सज्जनों, सत्य सामने आ गया है। ये बुलंद भारत है, कोई आंख दिखाएगा तो धर देंगे। अच्छा, ये इस कहानी का कुल मर्म ये हमें समझ में आया। ये लोग यहीं पर हैं प्रांगण में, तो अगर आपको और दिलचस्पी हो संजना से हॉकी के कुछ स्किल मूव सीखने में, सो यू मोर देन वेलकम। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, एक गांव बना, एक एस्ट्रोटर्फ का मैदान बना कि अगली बार लड़कियां रोते हुए ये ना कहें कि मैदान बेहतर होता तो जीत सकते थे। डे बोर्डिंग स्कूल बना जहां पे सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली बच्चियों की खुराक का ख्याल रखा गया, ट्रेनिंग का ख्याल रखा गया। तो अगली दफा जब आपको किसी ओलंपिक स्टेडियम में हमारे देश की लड़कियां पसीना बहाते हॉकी घुमाते दिखाएं तो आपको संजना जैसी सब लड़कियों का चेहरा याद करना है। अगली कहानी पर जाते हैं। अभिषेक, मान लिया गया है आईएएस अफसर, आप सीडीओ थे बुलंदशहर में, रूटीन के डेवलपमेंट होंगे, बिजली सड़क पानी खड़ंजा बिछेगा वगैरह वगैरह। ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी सरकारी स्कूलों में, वो भी 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बनाने का ख्याल कैसे आया? धन्यवाद सौरभ जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। ये कार्यक्रम की शुरुआत, जिसे हम बुलंदशहर में खगोल क्रांति के रूप से जानते हैं, इसकी शुरुआत 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुई थी। और कोरोना की वजह से हमारे जितने भी स्कूल्स थे उनमें एकेडमिक ज़ीरो ईयर हो गया था, पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हुआ था और एक लर्निंग गैप आ गया था जिसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त हमें लगा कि स्कूल को एक संस्थान के तौर पर पुनः गांव के मानचित्र पर स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए स्कूल और समुदाय के बीच की दूरी घटाने के लिए हमने लैब्स को स्थापित करने का सोचा। बड़ा मुद्दा ये था कि ये लैब्स की थीम क्या होगी, और उस वक्त हमें लगा कि हम सब की सभ्यता की शुरुआत आसमान में तारों को देखने से हुई है, सो व्हाट बेटर वे देन टू गो बैक टू होम। तो इस तरह से हमने लैब्स को एस्ट्रोनॉमी थीम बनाया। पर गांव वालों को ये बताना और कन्विंस करना कि सिर्फ आप अपनी कुंडली में सितारे मत देखिए, सिर्फ सितारों को कोसिए नहीं बल्कि स्टार गेजिंग करिए, वो तजुर्बा कैसा था? बहुत सारी मानवीय कहानियों से रूबरू हुआ मैं इस पूरी यात्रा के दौरान, और मुझे जितना ये मुश्किल लगा था उतना मुश्किल रहा नहीं। पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक रूप से संपन्न की गई ग्राम सभा की बैठकों में। कोई वाकया आप बताना चाहें? जी, जैसे जब शुरुआत में प्रयोगशालाओं के साथ हमने खगोल रात्रि यानी कि बेसिकली स्टार गेजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चालू किए, तो होता क्या था कि उस स्कूल का कोई एक मास्टर साहब जो हैं वो बाहर खेत में टेलीस्कोप को फोकस करके लगा देते थे और दो अलग अलग पंक्तियाँ लगती थी, एक पुरुषों की पंक्तियाँ, एक महिलाओं की पंक्तियाँ, पहले पुरुष फिर महिला, ऐसे एक एक करके लोग देखते थे। तो होता क्या था कि पुरुषों की लाइन तो तेज़ी से आगे बढ़ती थी, वो अपना जुपिटर, सैटर्न, मून सब देखते थे और अगला आदमी आगे देखता था, परंतु महिलाओं की पंक्ति में बार बार फोकस गड़बड़ हो जाता था। तो मास्टर साहब भी झुंझलाते थे कि क्या हो रहा है और समझ नहीं आ रहा, शायद महिलाएं घबरा रही हैं या फिर क्या। जब इस समस्या के ऊपर थोड़ा ध्यान से विचार किया गया और महिलाओं को देखा गया तो पता चला कि जब भी कोई महिला टेलीस्कोप में चांद और सैटर्न और जुपिटर को देखकर पीछे हटती थी तो वो अपने दोनों हाथों से टेलीस्कोप को प्रणाम करती थी, क्योंकि उनके लिए सैटर्न यानी शनि यानी देवता, तो उनके लिए टेलीस्कोप से वो बस नक्षत्र को नहीं देख रही थी, वो अपने देवता से भी रूबरू हो रही थी। तो फिर बाद में हमें ये भी चेतावनी देनी पड़ी कि कोई कम से कम तेल ला के टेलीस्कोप के ऊपर ना डाल दे। बिल्कुल, आस्था अपनी जगह है, लेकिन रैशनैलिटी सबसे बड़ी आस्था होनी चाहिए। प्रश्नाकुलता, लगातार सवाल पूछना। रेहान, आप खगोल दूत हैं। यस सर। पहले जब बताओ तुम्हारे मम्मी पापा का करत? सर मेरे पापा बागों का काम करते हैं और भैंसों का काम करते हैं। बाघों का और भैंसों का? जी सर। कितने लीटर दूध देती है तुम्हारी भैंस?
सर सुबह को 2-3 लीटर और शाम को भी 2। बढ़िया, एकदम दूध से एकदम मूंछ बना के मलाई से फिर स्कूल पहुंचते हो। जी सर। और ये जो तुम भारी भरकम मशीन है वो तुम्हारी रखी कहाँ है? अच्छा, वो उधर रखी हुई है। टेलीस्कोप। तुम इस टेलीस्कोप को चला लेते हो? जी सर। क्या क्या दिखता है इससे? सर इससे जो दूर की चीज़ें होती हैं जैसे ग्रह, प्लैनेट्स, वो हमें करीब से दिख जाते हैं। कुछ जरा बताओ हमको 2-3 के बारे में। सर हमने सैटर्न भी देख रखा है, बृहस्पति भी देख रखा है। ऐसे पहले बताओ सैटर्न दिखता कैसा है? सर सैटर्न एक गोल सा होता है, उसके चारों ओर रिंग्स टाइप के कुछ वो होते हैं गोल गोल, वो भी देख रखे हैं हमने। और एक उसका मून टाइटन, वो भी देख रखा अच्छा, है। टाइटन सैटर्न का मून है? जी सर उसे बताइए साहब, हम सोचते थे सिर्फ घड़ी का ब्रांड है। हैं? और मून हमारा जो सच्ची मुच्ची वाला हमारा मून है जहाँ पे अभी हम लोग की मशीन पहुंची है, वो कैसा दिखता है? वो भी दिख जाता है इससे? सर कौन सा मून? अपनी अर्थ का जो मून है जी सर देख रखा हमने। वो भी देख रखा है। वो कैसा दिखता है? सर वो जब कटता है तो बिल्कुल तिरछा टाइप का सर लगता है, और क्रेटर्स भी दिखते हैं उसमें। क्रेटर्स दिखते हैं? जी सर देख रखे हैं हमने। तो ये शाम को अगर कोई देखना चाहे, आप लोग दिखाओगे शाम को? आपको ये मशीन चलानी आती है? जी सर। तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं एक बार चेक कर लेना कोई तेल लेके ना आया हो, है ना, शनि देवता के लिए। और जुपिटर भी दिखता है? जी सर। वो कैसा दिखता है? उसके बैंड्स दिखते हैं। कल ही हमने जुपिटर देखा था, एंड उसके 4 मून भी देखे। जुपिटर के 4 मून हैं? जी सर। बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है यार, हैं? तो आप आज शाम को सब लोगों को, अब आप हमारे भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के भी खगोल मित्र हैं, जी सर। ये बताओ बड़े होके क्या करोगे? स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट बनोगे? वेरी गुड। मैं वर्तमान और भविष्य दोनों को लेकर आश्वस्त हूं, क्योंकि मेरे देश के सरकारी स्कूलों में स्पेस ऑब्जर्वेटरी बन रही हैं और वहां पे पढ़ने वाले बच्चे, खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे ये एस्पिरेशन पाल रहे हैं कि उन्हें स्पेस साइंटिस्ट बनना है। बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। गौरव, आपकी कहानी, हम लोग तो 12वीं के बाद एकदम लग जाते थे आईआईटी जेई वगैरह वगैरह। ये अभिषेक आईआईटी जेई में लग गए, जो उस लायक नहीं थे वो पत्रकारिता में निकल आए। पर आपने तो एकदम टी प्लांटेशन शुरू कर दिया। पुश्तैनी काम था क्या? जी, वो मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था कि अगर मेरा लाइफ को कोई ऐसा कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सोच ले उस टाइम, क्योंकि मेरे को गार्डन में बाद में जाके कुछ करना था। वो कि फैमिली बिजनेस था एक, और दूसरा पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है। अब हम पढ़ाई हमेशा रहता ही है। भाई साहब ये बात फिर से कह दीजिए, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता है। अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी मैं मोबाइल पर पढ़ाई करता हूँ जी। जैसे कि अभी नया नया टेक्नोलॉजी आता है जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने उस टाइम गार्डन में वही चीज़, मेरा दिमाग जो है, मेरा जो क्रिएटिविटी है, वो मैंने टी गार्डन पे लगाया था जी जी। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई नहीं की उसके तो अब क्या करते हैं आप? आपके बगल में चाय रखी, जरा बताइए। ऑर्थोडॉक्स बड़ा नेगेटिव वर्ड माना जाता है, पर ये भाई साहब कहते हैं ऑर्थोडॉक्स चाय सबसे अच्छी होती है। क्या होता है वो? जी, ये तो है ब्लैक टी जी। ये तो सबको पता ही है। और जो ऑर्थोडॉक्स टी है उसमें और इसमें डिफरेंस एक ही है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट कम रहता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है। और इसमें ये क्या होता है, इसमें फ्रेशनेस सबको अच्छा से लगता है, सुबह उठ के पीते हैं, सबको फ्रेशनेस अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है लोगों के लिए। तो उसमें आपका बहुत सारे डिजीजेस वो रोड करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर, और आपका क्रोनिक डिजीजेस हो गया, अच्छा, कैंसर, वो ये सब को उसमें बहुत फ़ायदा है। ये बताओ गौरव बाबू, हम लोग देखते हैं देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हमने देखा बोगीबील का ब्रिज 2018 में बना। 2018 में बात। प्रधानमंत्री मोदी ने जाके उद्घाटन किया। हम लोगों ने कहा कि अब अरुणाचल और असम के बीच की दूरी घट गई। हाँ। पर उसका आप लोगों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? जी, जो ब्रिज पहले जब बना नहीं था उस टाइम हमको एहसास ही नहीं होता कि वो ब्रिज हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले क्या होता था, ब्रिज क्रॉस करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक ही उपाय था, वो था फेरी। तो फेरी से आप एक दिन में जाओगी तो दूसरे दिन आना पड़ेगा, 2 दिन लग जाते। 2 दिन आपका लग जाता है। और फेरी से आपका हैवी व्हीकल्स ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, तो आपको ट्रेडिंग का बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम। तो अभी जब ब्रिज बन गया तो अभी लोगों को 1 घंटे में अप डाउन हो जाता है दोनों जगह। जैसे कि अपनी कहानी बताइए, यहाँ इनकम टैक्स वाले नहीं बैठे हैं। टर्नओवर बहुत बड़ा है गुरु। मेरे कहानी ये था कि तो मैं तो टी गार्डन का जो इसे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, वो बेचने के लिए मैं अरुणाचल का जो मेजर सिटीज़ है ईटानगर,
काशीघाट, वहाँ में बेचने गया, ठीक है। वहाँ का बायस भी आया यहाँ पे, तो वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसा रॉ मटेरियल्स है जो इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, जो रजनीगंधा है ना बेचता है जो, तो वो रजनीगंधा का जो रॉ मटेरियल्स है अरुणाचल में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वो सब किसी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मतलब, और अरुणाचल में खूब रेशम की खेती होती है। हाँ, अरुणाचल से पूरा ये सब रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, मतलब वो नेचुरल रॉ मटेरियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता तो है। आप चाय ले जाते हो और रेशम लाते हो? हाँ, चाय लेके जाता हूँ मैं, मुगा सिल्क लाता हूँ वहाँ से कपड़ा। मूंगा सिल्क लाते हाँ हैं। हाँ हाँ, वो सब तो नहीं ला रहा हूँ, उसका ट्रेडिंग नहीं है मेरा। तो मेरा डिब्रूगढ़ अब ये हब बन गया है, तो साइड में जितना भी छोटे छोटे एक ब्रिज बनने से हाँ ये बदलाव आया। बहुत बदलाव हो गया। अच्छा, अनु आपके पास आते हैं, क्या है कहानी? बड़ा अजीब सा रहा होगा एकदम एग्रीकल्चर की क्लास में अकेले बैठना, कैसे घर वालों को कन्विंस किया? सर सबसे पहले सभी को खमागणी, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माना जाता है कि बस किसान और जो मेल है वही कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। बट ये एक मिथ है जो हम सबको ऐसा लगता है कि महिलाएं एग्रीकल्चर नहीं करती, बल्कि 90% देश की महिलाएं ही एग्रीकल्चर करती है। पुरुष तो सिर्फ सामने आके अवार्ड्स ले लेते हैं। आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि खेती की पढ़ाई करनी है? सर जब मेरे माता श्री और हमारे वहाँ पर 200 बीघा ज़मीन थी मेरे घर पे, उसके बावजूद भी हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी कि वो हमें पढ़ा नहीं सक रहे थे अच्छी स्कूल में। मेरी गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी हुई थी और सबसे बड़ी बात थी कि बेटियाँ जब पैदा होती है तो उनके भी सपने होते हैं, बट वो उनको राजस्थान का ही नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा हालात है कि बेटियों को पढ़ाते ही उनको एक ही मिशन होता है, शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद परिवार, और वहीं बंदिश बन जाती है। तो मैंने पापा को सिर्फ एक चीज़ बोली कि आपकी जो 200 बीघा ज़मीन है, वैसे ही 10-10 बीघा 20-20 बीघा ज़मीन जिन फार्मर्स के पास है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी खाने की स्थिति नहीं है। जब हमारी ये स्थिति हो सकती है तो उनकी क्यों नहीं? तो इस पर मैं रिसर्च करूँगी, मैं आगे जाके इसमें बहुत अच्छा काम करूँगी, मुझ पे भरोसा कीजिए। और मैं कभी आपकी राजस्थान की जो संस्कृति है और संस्कार है उनको कभी गलत साबित नहीं करूँगी, और मेरी वजह से कभी राजस्थान पे कोई आँच नहीं आएगी। आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करूँगी, बट मुझे टाइम चाहिए। जी, टाइम चाहिए। और उसी टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए आपकी कहानी में, ये कैसे हुआ? तब वो मुख्यमंत्री थे मेरे ख्याल से। जी सर, मैं 2013-14 के अंदर जब गुजरात में गई तो मैं वहाँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ने गई थी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी। मुझे नौकरी का टाइम ऐसा लगता था कि सुबह से शाम तक नौकरी करो, किसी के अंडर में काम करो, और एक गधा मजदूरी हो जाती है। ऐसा मत करिए बहन जी, बहुत लोगों के घाव रिसने लगेंगे। सब कोई किसानी नहीं कर सकता। नहीं सर, देखिए, जो जॉब करते हैं इंटरेस्ट से करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से जॉब करते हैं, उनके लिए गधा मजदूरी नहीं है। बट जो इनकम के लिए जॉब करते हैं उनके लिए गधा मजदूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात कही। तो जब मैं गुजरात गई तो एक गिफ्ट सिटी मोदी जी ने बनाई थी वहाँ पर उस टाइम पे, जब मैं नेताओं से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी मिलने में, और मुझे लगता भी नहीं था कि नेता क्या होते हैं उस टाइम पे। जब हमारे को कॉलेज का टूर लेके गए वहाँ गिफ्ट सिटी में, और बहुत बड़ा हॉल मोदी जी ने बनाया था, उसके अंदर मैं भी एक स्टूडेंट बैठी थी। और जब मोदी जी ने वहाँ पर लेक्चर दिया तो जब वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई वो सब BMW, तो मैंने जब देखा तो किसान उतर रहे हैं BMW से, मेरी आंखें तो चकाचौंध रह गई। मैंने कहा राजस्थान के किसान के पास रोटी नहीं है और दूसरी तरफ गुजरात के किसान के पास BMW, ये कैसे हुआ? तो मोदी जी तो वहाँ से स्पीच देके चले गए, बट मेरे दिमाग में 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई। और उसके बाद मैंने सभी से पूछताछ चालू की, गुजरात के बच्चों से, कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें सबसे बड़ा रोल है। कोई भी नेता होता है तो या तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई काम की नहीं होती है, बट जो मोदी जी ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की वर्ड। उसके बाद अनु वापस आई, ये कॉलेज में पढ़ाने लगी, फिर इनको मशरूम की खेती के बारे में पता चला और ध्यान आया कि हमारे घर में घोड़ों का एक अस्पताल था जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जहाँ टेम्परेचर रेगुलेट होता है। उसके बाद की कहानी पूरा राजस्थान जानता है, किस तरह से इन्होंने अपने साथ हज़ारों महिला किसानों को जोड़ा और मशरूम की खेती की।
देवियों और सज्जनों, समय की मर्यादा है, इसलिए सत्र को यहाँ पर रोकते हैं। ओके। पर इन चेहरों को गौर से देखिए, क्योंकि ये वो हजारों लाखों करोड़ों चेहरे हैं जो रोज खुद को बना रहे हैं, भारत को बना रहे हैं, और इसीलिए ये बनता भारत आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।